नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। महायुद्ध के लंबा खिंचने से अब पुतिन अपने घर के भीतर ही घिरने लगे हैं। रूस के अंदर से ही पुतिन की रणनीति पर सवाल पूछे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अब पुतिन की युद्ध नीति को लेकर सरकारी चैनल्स पर बहस शुरू हो चुकी है और एक्सपर्ट्स पुतिन से पूछ रहे हैं कि उनके पास युद्ध को लेकर कोई प्लान है भी या नहीं। के खिलाफ युद्ध में अब तक पश्चिमी मीडिया ही पुतिन को घेरने में लगा था, लेकिन अब खुद रूसी मीडिया में भी पुतिन की आलोचनाएं शुरू हो गई हैं और इस आलोचना की वजह है महायुद्ध में लग रहा लंबा वक्त, रूसी हथियारों को मोर्चे पर पहुंचने में हो रही दिक्कत और जंग लड़ने के लिए पुराने हथियारों का इस्तेमाल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस के सरकारी टीवी चैनल पर पुतिन के खिलाफ आलोचना कोई और नहीं बल्कि पुतिन के समर्थक ही कर रहे हैं, जिन्हें रूस में पुतिन की कठपुतली कहा जाता है। इससे पहले भी युद्ध में रूसी रणनीति और पुतिन के फैसलों को लेकर कई लोग सवाल उठा चुके हैं। नेटो के पूर्व कमांडर कह चुके हैं कि जंग जीतने के लिए पुतिन को 8 लाख नए सैनिक भेजने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन को जंग खत्म करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक एवरिल हेंस कह चुकी हैं कि पुतिन का टारगेट और उनकी मंशा रूसी सैनिकों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। यानी कि पुतिन जंग को किस ओर लेकर जा रहे हैं, इसे लेकर अब तक सवाल सिर्फ विरोधी खेमे में उठ रहे थे, लेकिन अब इन सवालों को लेकर पुतिन अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं। रूस में चर्चा तो ये तक शुरू हो गई है कि युद्ध जीतने के लिए पुतिन कुछ और कड़े कदम उठा सकते हैं। युद्ध अगर लंबा चला तो आलोचनाओं से बचने के लिए पुतिन रूस में मार्शल लॉ लागू करने जैसा कठोर फैसला भी ले सकते हैं। वैसे पुतिन विक्ट्री डे परेड पर युद्ध को जरूरी बताते हुए ये संकेत जरूर दे गए कि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। Им головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. पुतिन पहले दिन से ये संकेत दे रहे हैं कि जब तक वो यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 2.5 महीने से चले आ रहे युद्ध में न तो यूक्रेन झुकने को तैयार हुआ और न ही पुतिन अपने मकसद में कामयाब हुए। और इन सब के बीच अब दावा ये किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन रूस के आगे कुछ और दिनों तक टिक गया तो जीत की बाजी यूक्रेन के हाथ लग सकती है। रूस के हमलों में यूक्रेन का हर बड़ा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। इरपिन में मार्केट हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, तबाही हर तरफ दिखती है। इरपिन शहर का ये पूरा इलाका पुतिन की सेना के हमले का शिकार हुआ। एक ऐसी ही हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची न्यूज़ 18 की रिपोर्टर जसप्रीत कौर, वहां से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। रूसी सेना ने क्या हाल कर दिया है, तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक नहीं कई आशियाने उजड़ गए। ये बिल्डिंग अभी नई बनाई गई थी और लोगों का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ गया। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन यहाँ पर तो हजारों घर उजड़ गए हैं। आप देखिए ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बिखर चुका है। बताया जाता है कि यहाँ पर रूसी सेना के रॉकेट गिरे, फ्यूल रॉकेट यहाँ पर गिरे, जिसने यहाँ पर सब कुछ उखाड़ फेंक दिया। ये
पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें एक भी ऐसा फ्लैट नहीं बचा है जो इस वक्त ठीक हो, सलामत हो, या फिर लोग यहाँ पर आकर के अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाएं। अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि सेना ने हमको रोक दिया है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मलबा कभी भी नीचे गिर सकता है, यहाँ पर मलबा आ सकता है। ऐसे में बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या हाल है। और जब आप पूरे इलाके से होकर गुजरते हैं, यहाँ से आप आगे तक जाते हैं, तो आपको ऐसी कई इमारतें नजर आएंगी। रूसी सेना यहाँ पर सब कुछ तबाह करके वापस तो चली गई, लेकिन बर्बादी के निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये हम आगे जाते हैं और पिछले 3 दिनों से मैं यूक्रेन से आप तक खबरें पहुंचा रही हूँ। यकीन मानिए इस तरह का मंजर देख करके मेरे पास शब्द नहीं होते हैं चीजों को बयां करने के, कि लोगों की बसी बसाई जिंदगी, उनका पैसा डूब गया। वो लोग एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे जिसमें उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन वो जमीन पर आ गए। वापस से सब कुछ शुरू करना मुश्किल होगा। लोग यहाँ पे वापस नहीं लौटना चाहते हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो कैसे आए, क्योंकि युद्ध तो अभी भी चल रहा है। उनको ये डर है कि कहीं रूसी सेना फिर से उनके घरौंदे को ना उजाड़ दे। वो फिर से शुरू करेंगे, पाई पाई करके एक आशियाना बनाया जाता है, फिर से उनका घरौंदा ना उजड़ जाए। ये प्लस साइन आप देखिए, यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर था, इसके अलावा यहाँ पर कई सारी दुकानें थी जो तबाह हो चुकी हैं। ये आप देखिए, ये दवाई की दुकान यहाँ पर जो तबाह हो चुकी है। और ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, और देख करके ही हम भी खौफ से भर जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों को देखते जाना, बर्बादी का मंजर देखना। फिर भी हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और रूस की फौज यूक्रेन के सबसे बिजी बंदरगाह पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रही है। ये ओडेसा है जिस पर कब्जा होते ही यूक्रेन पूरी तरह से लैंडलॉक देश बन जाएगा। मतलब ये कि यूक्रेन का समंदर से होने वाला सारा विदेशी व्यापार बिल्कुल ठप हो जाएगा। इतना ही क्यों, ओडेसा पर रूस का कब्जा करने का मतलब काला सागर में रूस के दबदबे में और इजाफा होगा। ब्लैक सी के किनारे बसे ओडेसा की बर्बादी की ये रिपोर्ट आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में सिर्फ मलबा बच गया है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला। ये हमले किसी टैंक से नहीं किए गए, बल्कि ओडेसा में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का कहर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने है। ओडेसा करीब करीब मलबे में तब्दील हो चुका है। समंदर किनारे बसे शहर की खूबसूरती वीराने में बदल गई। ओडेसा के मेयर से सुनिए पुतिन के आक्रोश की तबाही और बर्बादी वाली दास्तां। Попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб 1 человек, раненые, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов. रूस ने फिलहाल मारियुपोल और बर्दियांस्क जैसे बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही उसकी सेनाओं ने निकोलेव और ओडेसा को भी पूरी तरह सील करने के साथ ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को रोक दिया है। पुतिन मानकर चल रहे हैं कि जमीन पर अब तक नहीं झुके ज़ेलेंस्की समंदर को सील करने से सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुतिन की सोच के पीछे की वजह को समझने के लिए आपको ओडेसा का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ओडेसा यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। खेरसोन पर पुतिन का पहले से कब्जा है और ओडेसा पर भी रूस नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो यूक्रेन का काला सागर से संपर्क टूट जाएगा। दक्षिण में क्राइमिया पर भी रूस का ही कब्जा है और इसी के चलते दक्षिणी हिस्से में अजोव सागर से यूक्रेन का संपर्क कट चुका है।
रूस ने यूक्रेन से लगे मोल्दोवा में भी विद्रोहियों का समर्थन किया है। इस तरह से जब काला सागर और अजोव सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट हो जाएगा तो यूक्रेन एक लैंडलॉक देश में तब्दील हो जाएगा। ओडेसा पर मिसाइलों की मार से जेलेंस्की की कमर टूटना तय है, क्योंकि ओडेसा में पुतिन का पताका फहराने का मतलब सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि उन तमाम यूरोपीय देशों के लिए झटका होगा जो काला सागर के रास्ते यूक्रेन से राशन मंगवाते हैं। पुतिन को पता है कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, जेलेंस्की यूरोप को राशन कम भेज रहे हैं और काला सागर के रास्ते हथियार ज्यादा मंगवा रहे हैं। इसी कनेक्शन को पुतिन काटना चाहते हैं और ओडेसा को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। मतलब यूक्रेन के पास कोई भी बंदरगाह नहीं बचेगा। समंदर के रास्ते आने वाले यूरोप के हथियार यूक्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओडेसा पर रूसी झंडा फहराने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होगा। रूस का एरोड़ा यूरोप की रोटी का कटोरा कहे जाने वाले यूक्रेन के खाने पीने के सामान के निर्यात को रोक देगा, क्योंकि काला सागर के रास्ते ही यूक्रेन का खाद्यान्न यूरोप पहुंचता है। ये तथ्य है कि साल 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। 2021 में उसका कृषि निर्यात करीब 25% तक बढ़ा। इसमें गेहूं, मक्का और दूसरे अनाज शामिल हैं। साथ ही सब्जियां और खाने वाला तेल भी वहां से बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। यही नहीं, यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन का निर्यातक है। ब्लैक सी में रूस की रुकावट की वजह से इन देशों को यूक्रेन के खाने के प्रोडक्ट के बिना ही रहना होगा। यानी पुतिन एक तीर से 2 टारगेट साध रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक रूप से तबाह करने की और यूरोप पर यूक्रेन की मदद पोस्ट तक नहीं पहुंचने देने की। जेलेंस्की की कातर पुकार इसीलिए है। जेलेंस्की को पता है कि ओडेसा हाथ से निकला तो अंजाम बहुत बड़ा होगा। Зазвичай 9 травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту, сплачена 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни. Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Росії за यूक्रेन अपने अनाज को ट्रेन के जरिए पूर्वी यूरोप होते हुए भेज सकता है, लेकिन ये वहां छिड़ी जंग की वजह से मुमकिन नहीं है। वैसे भी यूक्रेन की गेहूं और मक्के की उपज युद्ध की वजह से खराब हो चुकी है और जो बची भी है जिसे वो निर्यात करना चाहता है, रूस उसे रोक देना चाहता है। आपको याद होगा, रूस ने अज़ोस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करके यूक्रेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था। ये पहली बार नहीं है जब ओडेसा पर रूसी फौज हमला कर रही है। हाइपरसोनिक हमले से पहले रूस ने P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके ओडेसा के एक हथियार डिपो को तबाह किया था। यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेसा पर रॉकेट बरसाकर रूस पहले ही हवाई अड्डे के रनवे को तहस नहस कर चुका है। यानी पुतिन हथियार और अनाज दोनों पर एक साथ प्रहार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब करने से जेलेंस्की की ताकत खत्म हो जाएगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, क्योंकि युद्ध में रास्ते कभी बंद नहीं होते। लेकिन ओडेसा हासिल करने से रूस को क्या हासिल होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ओडेसा यूक्रेन का सबसे बिजी बंदरगाह है। पूरे ब्लैक सी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ओडेसा पर कब्जा करना जरूरी है। यहाँ से मोल्दोवा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिस पर पुतिन की नजर है। राइन डेन्यूब नहर ओडेसा से होकर गुजरती है। ये नहर मध्य यूरोप को मध्य पूर्व और एशिया से जोड़ती है। इसे दुनिया के सबसे अच्छे जलमार्गों में से एक माना जाता है। अगर राइन नहर को यूक्रेन खो देता है तो विदेशी व्यापार बंद हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कई शहरों पर कब्जा किया, लेकिन ओडेसा और कीव अभी भी पुतिन की पकड़ से दूर है। ओडेसा पर लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है,
लेकिन ओडेसा पोर्ट पर अभी भी यूक्रेन का झंडा है। रूस के विक्ट्री डे पर जेलेंस्की वीडियो बना रहे थे। जेलेंस्की को मालूम है कि ना तो रूस के हमलों की रफ्तार कम होने वाली है और ना ही यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई कम होने वाली है। मतलब साफ है, ओडेसा अभी और झुलसेगा। असल में ओडेसा बहाना है, ब्लैक सी निशाना है। ये ब्लैक सी सामान्य लहराता सागर नहीं है, इस पर रूस राज करता रहा है और इसी ब्लैक सी में रूस को अपना जंगी जहाज मॉस्कोवा खोना पड़ा था। यूक्रेन ने मॉस्कोवा को ओडेसा से मिसाइल दागकर ही नष्ट किया था। इसके बाद इसी ब्लैक सागर के तल में तैर रही अपनी सबमरीन से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल मारी थी। ओडेसा से कुछ ही दूरी पर रूस का सैन्य अड्डा सेवास्तोपोल भी है और कुछ ही दूर क्राइमिया है जिस पर रूस का कब्जा है। ओडेसा पर कब्जे का ये भी मतलब होगा कि रूस का मारियुपोल से लेकर ब्लैक सागर के किनारे ओडेसा तक एक छत्र राज कायम हो जाएगा। पुतिन के लिए ओडेसा की अहमियत क्या है, इससे साफ है। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन ओडेसा पर हमले करते आए हैं। शहर बर्बाद भी हुआ, लेकिन पुतिन की ख्वाहिश अब भी अधूरी है। अब देखना यह होगा कि ओडेसा कब तक अपनी आजाद फिजा का जश्न मनाता रहेगा, क्योंकि पुतिन अभी रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बाद में किसी और घातक मिसाइल से ओडेसा पर प्रहार करेंगे। तो आखिर कब तक होता रहेगा ऐसा प्रहार? कभी मारियुपोल जलता है, कभी कीव, तो कभी ओडेसा जलता है। कब तक महायुद्ध की विभीषिका में यूक्रेन जलता रहेगा? हम आपको उन 5 रास्तों के बारे में बताते हैं जो युद्ध को बंद करने के हैं। इन रास्तों पर अगर पुतिन और जेलेंस्की दोनों चले तो अनमोल मानव जीवन भी बचेगा और अरबों का नुकसान भी नहीं होगा और दुनिया को महायुद्ध से निजात भी मिलेगी। जंग आप जब चाहते हैं तब शुरू होती है, लेकिन आपके चाहने पर जंग खत्म नहीं होती। ये महान दार्शनिक मैकियावेली का कथन है जो उन्होंने अपनी किताब फ्लोरेंस के इतिहास में लिखा है। यही रूस यूक्रेन महायुद्ध में भी दिख रहा है। पुतिन की प्लानिंग के मुताबिक अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जिस यूक्रेन को माना जा रहा था कि रूस के सामने 72 घंटे भी नहीं टिकेगा, वो 76 दिनों से टिका हुआ है। अब सवाल है कि इस युद्ध की शाम कैसे होगी। पहली वजह, पुतिन के तेज हमले के सामने जेलेंस्की सरेंडर कर दे या जेलेंस्की देश छोड़कर चले जाएं। यूक्रेन में पुतिन की कठपुतली सरकार बन जाए। ऐसे में पुतिन रूसी फौज को वापस बुला लेंगे, जिसके फिलहाल दूर दूर तक आसार नहीं दिखते। जेलेंस्की उल्टे बढ़ते दिनों के साथ और आक्रामकता से पेश आ रहे हैं। पुतिन को खुली चुनौती दे रहे हैं। Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у день. अब आते हैं युद्ध खत्म होने के दूसरे कारण पर, जिसके मुताबिक पुतिन खुद सत्ता से बेदखल हो जाएं। जेलेंस्की पर बम बरसाते बरसाते पुतिन खुद थक जाएं, क्योंकि ना अमेरिका ना यूरोप यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजना बंद करने वाले हैं। नतीजा होगा कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा कि पुतिन उससे पहले ही सत्ता से विदा हो जाएंगे और युद्ध का अनचाहा नतीजा खुद ब खुद निकल आएगा। तीसरी वजह, पुतिन यूक्रेन के साथ डील कर ले। इसकी संभावना तो नहीं दिखती, लेकिन यह होना भी असंभव नहीं। С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались. क्योंकि पुतिन ने विक्ट्री डे पर अपने भाषण में यूक्रेन के खिलाफ नया ऐलान नहीं किया था, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ अब तक अपने उठाए कदमों का बचाव ही किया। बड़ी तादाद में लोगों की मौत, बच्चों का अनाथ होना पूरी दुनिया को खटक रहा है। युद्ध लंबा भी खिंच रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन ने पुतिन को एक और चोट दी है। यूक्रेनी सेना ने लेजर गाइडेड मिसाइल से पुतिन की परेड बोट पर अटैक किया।
पुतिन की बोट कैसे चकनाचूर हो गई, उसका ड्रोन कैमरे में कैद वीडियो यूक्रेन की सरकार की तरफ से जारी किया गया। यूक्रेन के एक ही वार में रूस की ये बोट आग का गोला बन गई। कुछ ही सेकंड में रूसी सेना की इस बोट के परखच्चे उड़ गए। सवाल है कि यूक्रेन की सेना ने इस बोट को निशाना क्यों बनाया? रूसी नौसेना की इस बोट में कौन सवार था? यूक्रेन ने किस जगह इस बोट पर अटैक किया? इन सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे एक लेजर गाइडेड मिसाइल के सटीक वार से इस सफेद बोट का क्या हाल हुआ। इस वीडियो में समंदर के बीचों बीच एक सफेद रंग की बोट दिखाई दे रही है, जिस पर ड्रोन के जरिए एक लेजर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया। इसके बाद कुछ ही सेकंड में बोट से आग की लपटें उड़ती दिखी। यूक्रेन ने यह हमला काला सागर में स्नेक आइलैंड के पास बायरक्तार TB2 ड्रोन से अंजाम दिया, जिसमें रूस की रैप्टर श्रेणी की गश्ती बोट ध्वस्त हो गई। दावा है कि पुतिन समंदर में तैनात अपने जंगी जहाजों के निरीक्षण और भाषण देने के लिए 001 नंबर वाली जिस खास पेट्रोल बोट का इस्तेमाल करते हैं, उसे यूक्रेनी सेना ने लेजर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। यूक्रेनी नौसेना के आधिकारिक फेसबुक चैनल पर इसकी ड्रोन से ली गई फुटेज भी साझा की गई। हालांकि इसकी कहीं और से पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बोट पर सवार पुतिन की कई पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं। साल 2021 की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें पुतिन मिलिट्री परेड के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सफेद रंग की बोट पर खड़े दिख रहे हैं। इस बोट पर 001 नंबर लिखा है। साल 2020 की इस तस्वीर में भी पुतिन सफेद रंग की बोट पर सैन्य अधिकारियों के साथ खड़े हैं और सैन्य परेड में हिस्सा लेने वाले जहाजों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये साल 2019 की तस्वीर है, जिसमें पुतिन सफेद रंग की रैप्टर श्रेणी की बोट पर खड़े होकर मिलिट्री परेड को संबोधित कर रहे हैं। 110 एकड़ में फैले स्नेक आइलैंड में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण काउंटर अटैक जारी है। तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना रूसी सेना पर हमला कर रही है। इससे पहले भी यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड में रूस की रैप्टर श्रेणी की 2 बोट को नष्ट करने का दावा किया था। रूस और यूक्रेन की जंग आने वाले दिनों में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की माने तो अगर पुतिन को जरा भी शक हुआ कि वो हारने वाले हैं, रूस इस युद्ध को हारने वाला है, तो वो न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चेतावनी। बढ़ता जा रहा है परमाणु जंग का खतरा। पुतिन का डर मतलब न्यूक्लियर वॉर। जंग का मैदान नई नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। ये आशंकाएं ऐसी हैं जो मानव सभ्यता पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के खुफिया विभाग की चीफ एवरिल हैंस ने इस युद्ध को लेकर बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। परमाणु हमले की आशंका पर जोर देते हुए एवरिल हैंस ने दावा किया है कि अगर पुतिन को जरा भी लगा कि वो यूक्रेन के साथ चल रही जंग को हार रहे हैं, तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थिति
में जब वो युद्ध में हार रहे हों और ये कि नेटो वास्तव में या तो हस्तक्षेप कर रहा है या हस्तक्षेप करने वाला है, जो साफ तौर पर ये धारणा बनाएगा कि वो यूक्रेन युद्ध में हारने वाले हैं। ऐसी स्थिति में इस बात को मान लेना चाहिए कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सीनेट को संबोधित करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चीफ ने यह भी दावा किया कि पुतिन के टारगेट रूसी सैन्य क्षमताओं से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में हम ऐसे फैसले या कदम देख सकते हैं जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं होगी। मौजूदा हालात इस संभावना को बढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और ज्यादा कड़े रुख अपनाएंगे। इसमें मार्शल लॉ लागू करना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फिर से मैनेज करना और टारगेट को हासिल करने के लिए कड़े सैन्य फैसले लेना शामिल है। जिस मार्शल लॉ की आशंका को जाहिर किया है उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल मार्शल लॉ का मतलब सेना के राज से होता है। इस कानून के तहत सेना का समाज पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। मार्शल लॉ को किसी खतरे की स्थिति में लागू किया जाता है, यानी खतरे की आशंका किसी नई अनहोनी को जन्म दे सकती है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चीफ का यह भी दावा है कि अभी रूस के अस्तित्व को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, इसलिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा थोड़ा कम है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के इस जंग को लेकर जो इरादे दिख रहे हैं वो डराने वाले संकेत जरूर दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ डोनबास तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति डोनबास के साथ इस जंगी अभियान को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोल्दोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया तक एक पुल बनाने का इरादा रखे हुए हैं। चेतावनियों ने इस वक्त दुनिया को डरा रखा है, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ते हुए परमाणु युद्ध तक पहुंची तो इसके नतीजे सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि पूरी विश्व बिरादरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन वॉर अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन में लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 40,000 करोड़ की सैन्य सहायता भेजी है, जिसमें मानवीय सहायता और हथियार शामिल हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। क्या यूक्रेन में जंग लंबी खींचेगी? क्या रूसी सेना यूक्रेन में फंस गई है, या पुतिन के दिमाग में कोई और प्लान है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के खत्म होने की उम्मीद कम है, क्योंकि कीव पर कब्जे की रणनीति छोड़कर अब रूस ने अपना पूरा ध्यान डोनबास पर केंद्रित कर लिया है। इससे ये जंग लंबी खिंच सकती है। अमेरिका की खुफिया विभाग के अध्यक्ष एवरिल हैंस के बयान के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में लंबे समय तक जंग जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ डोनबास तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनका लक्ष्य इससे भी ज्यादा है। वो ओदेसा से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया तक युद्ध की आग भड़काने में लगे हैं। ओदेसा वही जगह है जहां रूसी सेना जोरदार हमले कर रही है। खबर यह भी है कि पुतिन यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में रूसी सेना का राज हो जाएगा। मार्शल लॉ का इस्तेमाल किसी आपात स्थिति में, किसी संकट की प्रतिक्रिया में या फिर कब्जे वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एवरिल हैंस के मुताबिक रूस को भरोसा है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मदद के बावजूद यूक्रेन में महंगाई, भोजन की कमी और ऊर्जा व्यवस्था खराब हो जाएगी, जिससे पुतिन को युद्ध खींचने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिकी खुफिया विभाग के अध्यक्ष एवरिल हैंस ने परमाणु हमले से इनकार किया है। उनका कहना है कि रूस सिर्फ अपने अस्तित्व के खात्मे के डर के बाद ही परमाणु हमले को अंजाम देगा। वहीं रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध जारी रहने की 3 अहम वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि यूक्रेन में रूस की सेना फंसती दिख रही है। सेना का हौसला ना टूटे, इसलिए पुतिन युद्ध को लंबा खींच सकते हैं।
दूसरा ये कि रूस अपने नियंत्रण में आए शहरों पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश में जुटेगा, जैसा कि उन्होंने 1990 में चेचनिया में किया था। यूक्रेन की सेना भी इस दौरान संगठित होगी और विद्रोह कर सकती है। ऐसी स्थिति में युद्ध लंबा खिंच सकता है। तीसरी वजह ये कि यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियार देते रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। यूक्रेन इंतजार करेगा कि रूस में सत्ता परिवर्तन हो और रूसी सेना यूक्रेन छोड़कर चली जाए, जैसा कि 1979 से 1989 तक जंग लड़ने के बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में किया। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन से और ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आएंगी। यूक्रेन में और मौतें होंगी। यूक्रेन के लोग भुखमरी की कगार पर खड़े होंगे। विकास की दौड़ में यूक्रेन पिछड़ जाएगा और पुनर्निर्माण में देरी होगी, जैसा कि आमतौर पर किसी भी युद्ध वाली जगह होता है। दरअसल युद्ध के लंबा खिंचने से पुतिन घर के भीतर ही घिरने लगे हैं। अब उनकी युद्ध नीति को लेकर के सवाल पूछे जाने लगे हैं। वहां की सरकारी मीडिया चैनलों में डिबेट भी हो रही है कि पुतिन के पास जीत को लेकर के कोई प्लान है भी या नहीं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अब तक पश्चिमी मीडिया ही पुतिन को घेरने में लगा था, लेकिन अब खुद रूसी मीडिया में भी पुतिन की आलोचनाएं शुरू हो गई हैं और इस आलोचना की वजह है महायुद्ध में लग रहा लंबा वक्त, रूसी हथियारों को मोर्चे पर पहुंचने में हो रही दिक्कत और जंग लड़ने के लिए पुराने हथियारों का इस्तेमाल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस के सरकारी टीवी चैनल पर पुतिन के खिलाफ आलोचना कोई और नहीं बल्कि पुतिन के समर्थक ही कर रहे हैं, जिन्हें रूस में पुतिन की कठपुतली कहा जाता है। इससे पहले भी युद्ध में रूसी रणनीति और पुतिन के फैसलों को लेकर कई लोग सवाल उठा चुके हैं। नेटो के पूर्व कमांडर कह चुके हैं कि जंग जीतने के लिए पुतिन को 8 लाख नए सैनिक भेजने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन को जंग खत्म करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक एवरिल हैंस कह चुकी हैं कि पुतिन का टारगेट और उनकी मंशा रूसी सैनिकों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। यानी कि पुतिन जंग को किस ओर लेकर जा रहे हैं, इसे लेकर अब तक सवाल सिर्फ विरोधी खेमे में उठ रहे थे, लेकिन अब इन सवालों को लेकर पुतिन अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं। रूस में चर्चा तो ये तक शुरू हो गई है कि युद्ध जीतने के लिए पुतिन कुछ और कड़े कदम उठा सकते हैं। युद्ध अगर लंबा चला तो आलोचनाओं से बचने के लिए पुतिन रूस में मार्शल लॉ लागू करने जैसा कठोर फैसला भी ले सकते हैं। वैसे पुतिन विक्ट्री डे परेड पर युद्ध को जरूरी बताते हुए ये संकेत जरूर दे गए कि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। Им головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. पुतिन पहले दिन से ये संकेत दे रहे हैं कि जब तक वो यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 2.5 महीने से चले आ रहे युद्ध में न तो यूक्रेन झुकने को तैयार हुआ और न ही पुतिन अपने मकसद में कामयाब हुए। और इन सब के बीच अब दावा ये किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन रूस के आगे कुछ और दिनों तक टिक गया तो जीत की बाजी यूक्रेन के हाथ लग सकती है। जंग के मैदान में वही बाजी मारता है जो हथियारों का सही इस्तेमाल जानता हो। यूक्रेन में इस वक्त यूक्रेनी सैनिकों के युद्ध कौशल की तारीफ हर जगह हो रही है
और वो रूसी सैनिकों को पटखनी दे रहे हैं। यही वजह है कि अब रूसी सैनिकों को और सैनिकों की दरकार है ताकि मैदान में, जंग में टिके रह सकें। रूस पर भारी यूक्रेन की सेना। जंग के मैदान में शातिर चाल। घात लगाकर यूक्रेन का प्रतिघात। इस जंग को जीतने की जितनी ललक रूस की सेना को है, उतनी ही ललक यूक्रेन की सेना को भी। वो किसी भी कीमत पर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन यूक्रेन की घातक रणनीति लगातार ताकतवर रूसी सेना पर भारी पड़ रही है। जंग के मैदान का ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सुर्खियों की वजह बना हुआ है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में रूसी सेना का एक जवान यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूसी सेना के इस जवान के हाथों में रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है। वो धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी के साथ यूक्रेन के ठिकानों की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना के जवान को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते रूसी सेना के जवान को लगता है कि वो आसानी से यूक्रेन के सैनिकों को अपने निशाने पर ले लेगा। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि ये सब कुछ यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। जैसे ही रूसी सेना का जवान तय दूरी पर जाकर रुकता है, वैसे ही यूक्रेन का जो ड्रोन आसमान से उस पर नजरें जमाए हुए था, वो उस पर मिसाइल गिरा देता है, जिससे रूसी सेना के जवान के परखच्चे उड़ जाते हैं। यूक्रेन की सेना की ऐसी ही रणनीतियों की वजह से लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि रूसी सेना को अब ये जंग जीतने के लिए और जवानों की जरूरत होने का दावा किया जा रहा है। खबर नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड के हवाले से आई है, जिन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन को हराने के लिए रूस को 8 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी आशंका जताई है और चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन इस जंग को हर हाल में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने यह भी दावा किया कि जो मौजूदा हालात हैं, उसमें रूस का जीतना आसान नहीं है। इसलिए पुतिन बौखलाहट में 8 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में उतार सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने इस जंग के लंबा खींचने की सूरत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही। दावा है कि काम सिर्फ लाखों सैनिकों से नहीं बनेगा। जीत का रास्ता अगर खोलना है तो ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु हथियार चलाना ही होगा। बताया जा रहा है कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन में सैनिकों की तादाद बढ़ाएगा या फिर परमाणु हथियारों के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि अगर पुतिन परमाणु हथियार चलाने का आदेश देंगे तो रूसी सेना में इसका विरोध शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बीच 8000 किलोमीटर दूर एक नया मोर्चा खुलने वाला है।